नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में ओमकार स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छा है या फिर नहीं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में देखना पड़ेगा, जैसे कि ये कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही या फिर नहीं, साथ ही में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरेंग्स है वो देखेंगे, कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है वो देखेंगे, और साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है वो देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। और ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स में सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ओमकार स्पेशलिटी केमिकल इस कंपनी का अगर हम बिजनेस का सेगमेंट देखेंगे तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और उसके साथ ही में फार्मा इंटरमीडिएट्स जो कि केमिकल और अलाइड इंडस्ट्रीज को लगते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है वो हमें इस इंफॉर्मेशन से केमिकल सेगमेंट का देखने को मिला है, जो कि एक ग्रोइंग सेगमेंट माना जाता है। लेकिन सिर्फ कंपनी केमिकल सेगमेंट में काम करती है, इसकी वजह से हम इस कंपनी में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड फंडामेंटल और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, और उसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी का जो डाटा है वो देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 198 करोड़ का हुआ था। और इसके अगले साल देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में एक बड़ा ड्रॉप हुआ और ये कंपनी का सेल्स 198 से गिरकर 43 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से कंपनी का सेल्स बढ़कर 57 करोड़। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स मार्च 21 में ड्रॉप होकर 45 करोड़, मार्च 22 में 23 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 19 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में इस कंपनी की ओवरऑल अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो इसका चार्ट है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। और मार्च 18 में जो 198 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ था वो अभी सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 19 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में इस कंपनी के जो सेल्स में कंटिन्यूस ड्रॉप हुआ है उस रीज़न की वजह से पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है वो -40% से हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंसिस्टेंट कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। और इसी वजह से मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस कर रही है। सिर्फ मार्च 21 में एक ही साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट हुआ था, लेकिन इसके बाद अगले 2 साल में फिर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस में गया है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई उस रीज़न की वजह से और कंपनी का जो इसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस बढ़ा है, ये 2 रीज़न है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी पिछले 6 साल में मैक्सिमम लॉस कर रही है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें भी मार्च 18 के बाद कंपनी सिर्फ मार्च 21 में एक ही बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस में जनरेट कर पाई है, उसको छोड़कर मैक्सिमम टाइम कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लॉस कर रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों में कंपनी मैक्सिमम टाइम पिछले 6 साल में लॉस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो मार्च 18 के बाद ज़रूर थोड़ा सा कंपनी ने इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी भी हमें लॉस करते हुए देखने को मिला है, जो कि मार्च 19 में -17 करोड़, इसके बाद -15, इसके अगले साल कंपनी ज़रूर प्रॉफिट में आई, लेकिन इसके बाद अगले 2 साल कंपनी का जो लॉस है वो -13 करोड़ का रहा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी मार्च 18 के बाद मैक्सिमम लॉस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टाइम मार्च 18 के बाद लॉस करते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है और उसके कंपैरेटिवली जो एक्सपेंस बढ़ा है, यही रीज़न है कि इस कंपनी के मैक्सिमम परफॉर्मेंस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सब में कंपनी पिछले 6 सालों में मैक्सिमम टाइम लॉस कर रही, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें इस कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 18 में -146 करोड़ के थे, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो डाउन होती रही। और मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो -192 करोड़ के हुए।
तो इस कंपनी की जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रही है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरोइंग्स देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर मार्च 18 में 233 करोड़ का बोरोइंग्स था, जो कि अगर हम इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कंपनी थोड़ा ज़रूर कम कर पाई, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर मार्च 22 में 226 करोड़ का बोरोइंग्स है। तो मार्च 18 से लेकर अगर हम मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कंसिस्टेंट 220 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है और कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो अभी भी रिजर्व के कंपेरेटिवली हमें ज़्यादा देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से अभी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें वीक देखने को मिली। और मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो 220 करोड़ के ऊपर है। ये रीज़न है कि कंपनी को कंसिस्टेंट उतना ही इंटरेस्ट है वो पिछले 5 सालों में चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी कंपनी लॉस में थी वो हमें और नेट प्रॉफिट में लॉस में देखने को मिली। तो इसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरोइंग्स है वो कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा और उसके साथ ही में कंपनी को अपने जो रिजर्व है वो भी फिर से प्लस में लाने पड़ेंगे ताकि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में हो। और उसके बाद कंपनी के कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -3 करोड़ का है, जो कि इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो ये -1। इसके बाद अगर हम अगले 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो या फिर माइनस में देखने को मिला है या फिर 0 होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में पिछले 5 सालों में कंपनी के पास कोई यहाँ पर नेट कैश फ्लो नहीं है, जो कि ये भी रीज़न है कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें पिछले 5 सालों में ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी है और अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो कंपनी को सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो कंपनी के नेट कैश फ्लो में करनी पड़ेगी और उसको पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 22 में कंपनी ने अपने डेप्टर डेज है वो मार्च 21 के कंपेरेटिवली बहुत ही कम के है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर हम मार्च 18 से इस कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो एक साल कंपनी के डेप्टर डेज कंपनी इंप्रूव ज़रूर करती है, लेकिन इसके अगले साल फिर से बढ़ते, इसके बाद फिर से कंपनी इसमें इंप्रूवमेंट कर दी, इसके बाद फिर से कंपनी के डेप्टर डेज बढ़ते और उसके बाद फिर से कंपनी अपना डेप्टर डेज कम कर रही। तो ऐसे में इस कंपनी का जो डेप्टर डेज है उसमें कंपनी ने मार्च 22 में ज़रूर अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पिछले 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज है उसके नंबर से वो अभी भी बहुत ही अनस्टेबल है और इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में डेप्टर डेज के नंबर से वो कंसिस्टेंट कम करके रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कांस्टेंट कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 8 थे, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये बढ़कर 37 हुए, इसके अगले साल कम होकर 31, इसके अगले साल कम होकर 18 और इसके बाद फिर से मार्च 22 में ये बढ़े। तो जिस तरह कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स भी एक साल कम और उसके अगले साल बढ़ रहे, उसी तरह कंपनी की इन्वेंट्री डेज है वो भी हमें एक साल कम और एक साल बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इसमें भी कंपनी को कांस्टेंट नंबर से वो कम करके रखने पड़ेंगे, तभी इसमें कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ कर पाएगी। और कंपनी का जो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज इन दोनों में कंपनी को एक स्टेबल ग्रोथ करनी पड़ेगी और कंपनी का नंबर से वो कंसिस्ट कम करके रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास जून 22 में 14.71% की हिस्सेदारी है, जो कि अगर हम पिछले साल के जून में देखेंगे तो 27% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास थी। तो लगभग 13% की जो हिस्सेदारी वो प्रमोटर की इस कंपनी में पिछले एक साल में कम हुई है। इसके बाद एफ की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में 0.6% है और डी की इन्वेस्टमेंट 0.01% है। तो एफ और डी के पास अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम, मतलब हम ना के बराबर ही कह सकते हैं कि ऐसी हिस्सेदारी देखने को मिली है। और इसके साथ ही में कंपनी में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 86% के आसपास हमें देखने को मिली। तो मेजॉरिटी स्टेक है वो इस कंपनी के पब्लिक के पास है और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास इस कंपनी की बहुत ही कम हिस्सेदारी है। और पिछले एक साल में 13% की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में प्रमोटर की कम हुई है और उनकी जो हिस्सेदारी वो यहाँ पर पब्लिक के पास हमें आते हुए देखने को मिली है। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफ और डी के पास हमें कोई कंपनी की ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को नहीं मिली और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली और पब्लिक की ज़्यादा है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बना रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओमकार स्पेशलिटी केमिकल ये कंपनी ज़रूर केमिकल सेक्टर में काम करती है, जो कि एक ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है, लेकिन इस कंपनी के अभी हमने जो फंडामेंटल देखे उसमें अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी
लॉस कर रही है और मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हो रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व लॉस में है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरंग्स है, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत ही वीक कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो पिछले 5 सालों में लॉस और ज़ीरो हमें देखने को मिला, जो कि किसी भी कंपनी को अगर ग्रोथ करनी है तो उस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ता है। लेकिन पिछले 5 सालों में कंपनी के पास कोई नेट कैश फ्लो नहीं, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज है वो भी बहुत ही अनस्टेबल है। और उसके साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत ही कम है और पब्लिक के पास मेजॉरिटी स्टेक है, जो कि किसी भी कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बनाता है। तो ओवरऑल इस कंपनी के सभी सेगमेंट के परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी लॉस मेकिंग और डाउन परफॉर्मेंस कर रही है। और यही सब रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छे रिटर्न के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर हमें केमिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ और उसके साथ ही में SRF, इन जैसे कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि ओमकार केमिकल। इस कंपनी में हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है।